नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चेन्नई समेत तमिलनाडु में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य, परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल। सेना और एनडीआरएफ ने तेज किया बचाव का काम। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित। अरविंद केजरीवाल मंजूरी के लिए करेंगे प्रधानमंत्री से अपील। विपक्ष ने बताया कमजोर कानून। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 17 से 18% होगा जीएसटी स्टैंडर्ड रेट। राज्यों को 1% अतिरिक्त कर वसूलने की छूट का प्रावधान खत्म करने की सिफारिश। नेपाल के संविधान में 3 महीने के अंदर होगा संशोधन। काठमांडू में कल 3 बड़े दलों की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मिलेंगे बड़े विदेशी नेता। और विश्व हॉकी लीग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में के श्रीकांत का इंडोनेशिया के खिलाड़ी से होगा सामना। बाढ़ पीड़ित तमिलनाडु में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। चेन्नई में परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से शुरू हो गई हैं। सेना और एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी खाद्य सामग्री तमिलनाडु भेजी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत आसपास के जिलों में गुरुवार को रुक रुक कर बारिश हुई। इससे राहत और बचाव के काम में बाधा आई है। मौसम विभाग ने रविवार तक सामान्य से भारी बारिश की चेतावनी दी है। 2 दिनों के लिए मैं बता रहा हूं कि चेन्नई में हैवी रेनफॉल नहीं होगी। लाइट रेनफॉल हालांकि जारी रहेगी। सेंट्रल जो तमिलनाडु के जिले हैं, सेंट्रल खासकर जो सेंट्रल कोस्टल तमिलनाडु के जिले हैं, वहां हैवी रेनफॉल जारी रहेगी। चेन्नई में 2 दिनों के बाद से हल्का बढ़ोतरी होगा रेन में, लेकिन फिर भी बहुत हैवी नहीं होगा। चेन्नई के उन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है जहां पानी उतरने लगा है, लेकिन एक निजी अस्पताल में कल अचानक बिजली जाने से 18 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से मरीजों की मौत हुई। चेन्नई में परिवहन सेवाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। चेन्नई में ज्यादातर बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। चेन्नई एयरपोर्ट भी आज से आंशिक तौर पर काम करना शुरू कर देगा। चेन्नई की स्थिति काफी नियंत्रण में है और जैसा कि हम लोगों ने पहले तो 6 तारीख तक के लिए उसको ऑपरेशन को बंद किया था, बट हम लोगों ने सिचुएशन को रिव्यू किया है और एयरपोर्ट को हम लोग एयर साइड को ऑपरेशनल बना दिया है। इस बीच सेना और एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने में लगे हैं। वहीं पानी के बीच रह रहे लोगों तक खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। आईएनएस ऐरावत राहत सामग्री लेकर चेन्नई पहुंच गया है। एनडीआरएफ की 50 टीमें राहत के काम में लगी हैं। अभी तक हमारी 50 टीमें, एनडीआरएफ की 50 टीमें तमिलनाडु के चेन्नई शहर में और आसपास के इलाकों में काम कर रही है। शुरू से ही हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, उनके साथ कोऑपरेट करके हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया है। अभी तक हम लोगों ने 16,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने 17 टन खाद्य सामग्री और 5,000 लीटर दूध तमिलनाडु भेजा है। इसके अलावा पानी की 1 लाख बोतलें भी भेजी गई हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। केंद्र ने टेलीकॉम कंपनियों को संचार सेवाएं तुरंत बहाल करने को कहा है। इसके अलावा बीमारियों से बचने के लिए भी पहले से योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि पुदुचेरी में 2 लोग जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, चित्तूर, गोदावरी और प्रकाशम में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के मुताबिक 3,750 करोड़ की मशीनरी और फसल तबाह हो चुकी है। नेल्लोर में 5,000 पीड़ितों को राहत शिविरों में रखा गया है। आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में भी हालात खराब बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पुदुचेरी में 2 लोगों की मौत की खबर है। 4 जिले नेल्लोर, चित्तूर, गोदावरी और प्रकाशम में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है आंध्र प्रदेश में।
कुछ और खबरें। दिल्ली विधानसभा ने कल जन लोकपाल बिल पारित कर दिया। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलकर इस बिल को मंजूरी देने की अपील करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संशोधित जन लोकपाल बिल को पेश किया। संशोधित जन लोकपाल बिल में 2 बदलाव किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल बिल पारित कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने समाज सेवी अन्ना हजारे के सुझाव को बिल में शामिल किया है। पारित बिल के मुताबिक जन लोकपाल की चयन समिति में अब 4 की जगह 7 सदस्य होंगे। वहीं हाईकोर्ट की निगरानी में जांच के बाद लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कानून एक कमेटी बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी। उस सिलेक्शन कमेटी जो है वो लोकपाल को चयन करेगी। शुरू में हमने 4 लोगों को इसमें डाला था। कई लोगों का इतराज हुआ, अन्ना जी से मिले, अन्ना जी बोले 3 आदमी और डाल दो। हमने 3 आदमी और डाल दिए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता इसे जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 के बिल और विधानसभा से पारित बिल में खासा अंतर है। ना तो ये स्वतंत्र है, ना ये ताकतवर है, ना ये स्वायत्त है। दिल्ली के लोगों को जन लोकपाल तो छोड़िए, सादा लोकपाल भी नहीं मिलेगा जो बाकी राज्यों में है, क्योंकि इसमें जिस तरह का एक शरारत और तिकड़म है, उसके चलते कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई सरकार, कोई कोर्ट इसको कभी पास कर ही नहीं सकता। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार पहले अपने विधायकों पर लगे आरोपों की जांच करे। आज उनको दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की चिंता करने के लिए भेजा है। आज दिल्ली की अलग अलग समस्याएं जिनको लेकर वो चिंता नहीं करे, और ये पूरा बॉर्डर, मैं माफी चाहता हूँ, जिस ढंग से लोकपाल आए, मुझे लगता है कि लोकपाल आगे बढ़कर ये कभी दिन की रोशनी देख पाएगा। ये उनका मंतव्य नहीं कि लोकपाल लाए वो। और दूसरी बात यह है कि उनके अपने 23 विधायकों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनके अपने बारे में बात करी ना। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार इस बिल को तुरंत मंजूर करे, लेकिन बिल के कई प्रावधानों पर केंद्र को आपत्ति हो सकती है। इनमें केंद्रीय मंत्रियों की जांच से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। सर्दियों में राजधानी में सम और विषम नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले से 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन, तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी से यह फैसला ट्रायल के तौर पर लागू होगा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार हरकत में है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली में गाड़ियां नंबर के हिसाब से चलेंगी। 1 जनवरी से लागू होने वाले इस फैसले के बाद 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन, तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाली गाड़ियां चल सकेंगी। यानी एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। Major step that the government has decided today is that particularly in winter when the pollution is high, we will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, we'll make all efforts to start it from the 1st of January. Now to make it possible, you have understood this thing, that is an odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. यही नहीं, सरकार ने बदरपुर पावर प्लांट बंद करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मिलने के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है। प्रपोजल अभी मीडिया में तो आए हैं, हमारे पास तो आधिकारिक रूप से कुछ ऐसे चीज तो आए नहीं है। जब आएंगे तब तो उसका चर्चा होगा, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें मैटर कुछ तो आएंगे होंगे, वो भेजेंगे शायद, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है ऑफिशियली। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का वर्तमान स्तर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए कार्य योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली सरकार के इस फैसले की कांग्रेस और बीजेपी ने आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि इससे आम आदमी की दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं बीजेपी ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मजबूत करने की बात कही है। ये आम आदमी को परेशान करने का और सुर्खियां बटोरने का ये काम है, ये जन विरोधी काम है।
इसलिए कि एमएलए नहीं इस पर प्रभावित होंगे, एमपी मंत्री नहीं प्रभावित होंगे, सरकारी पदाधिकारी नहीं प्रभावित होंगे और आम आदमी प्रभावित होगा। पॉल्यूशन कम कंट्रोल करने के लिए आप दूसरे मापदंड खड़े कीजिए और आप लोगों को, आम आदमी को परेशानी में डाल रहे हैं। सही है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, लेकिन किसी भी चीज को लागू करने से पहले उसको पूर्ण रूप से उसके बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो और दिक्कतें पैदा होंगी। अगर लंदन जैसे शहरों की बात करें तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है। संसद सत्र से जुड़ी कुछ अहम खबरें। राज्यसभा में 6 सांसदों ने लोकसभा सांसद विजयन जे पांडा पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए सदन को नोटिस दिया। पांडा के राज्यसभा की शक्ति पर फिर से विचार करने संबंधी लेख के बाद सदन में ये नोटिस पेश किया गया। लोकसभा में बीजेडी सांसद जयंत पांडा के खिलाफ राज्यसभा में 6 सदस्यों ने नोटिस दिया। ऊपरी सदन में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को कांग्रेस सांसद मोहसिना किदवई, जेडीयू सांसद केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल, सीपीएम सांसद टी.के. रंगराजन, सीपीआई सांसद डी राजा और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये नोटिस दिया। इन 6 सांसदों का आरोप है कि पांडा ने अपने लेख में जो विचार जाहिर किए हैं वो दरअसल विशेषाधिकार हनन और राज्यसभा की अवमानना से जुड़ा है। पांडा के आर्टिकल से राज्यसभा की मान मर्यादा कम हुई है और उनके वक्तव्य से जो इसकी शक्तियां हैं संविधान में प्रदत्त हुई उसका उल्लंघन हुआ है। नाराज राज्यसभा सांसदों ने ये भी कहा कि जयंत पांडा के लेख से भारत के संविधान का भी अनादर हुआ है, जिसमें दोनों सदनों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। It is an issue related to certain values and certain defining of powers of both the houses of parliament. राज्यसभा के जो अधिकार हैं और राज्यसभा की जो इख्तियारात हैं उसको कम करना मैं समझती हूँ कोई मायने नहीं रखता। पांडा ने एक लेख में ये कहा था कि राज्यसभा की शक्ति को कम करने की जरूरत है ताकि जन भावना को वहां रोका ना जा सके। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करने के बारे में जल्द ही कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने सूखे के चलते होने वाले नुकसान पर किसान कर्ज माफी योजना पर कोई आश्वासन नहीं दिया। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने सूखे के चलते किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लेकर आएगी। इसके अलावा अब 33% फसल के नुकसान के लिए लोन अदायगी पर रियायत दी जाएगी। हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपए देने पर हर किसान भाई या बहन को जीवन बीमा मिल सकती है और अगर किसी का भी देहांत होता है तो उस पे जो आपको कवरेज मिलता है वो 2 लाख रुपए का है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और वाम समेत कई दलों के सांसदों ने किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने सरकार से फसल बर्बाद होने की सूरत में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की मांग की। जब तक किसान को उसके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। Despite this widespread agrarian distress and farmer suicide, what prevents this government from implementing the National Commission on Farmers recommendation that there should be agriculture credit at not more than 4% rate of interest? कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों पे एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कर्जा माफी की योजना यूपीए के तर्ज पे ये सरकार भी लाने का काम करेगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार ने ये जरूर कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कम ब्याज पर आसान लोन, उर्वरक सब्सिडी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति ने जीएसटी पर 100 पन्नों की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। हालांकि जीएसटी पर पूरी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी जाएगी। अरविंद सुब्रमण्यम ने बताया कि जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच होगा। जीएसटी के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के 3 हिस्से होंगे, लो, हाई और स्टैंडर्ड। इन 3 हिस्सों में जीएसटी का प्रारूप होगा। अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड रेट लागू होगा। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% के बीच होगा, लो रेट 12% और हाई रेट 40% होगा।
वहीं राज्यों को 1% अतिरिक्त कर लगाने की छूट देने का प्रस्ताव भी वापस लेने की सिफारिश की गई है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी रेट को शामिल नहीं करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। Be allocated between the center and the states will again of course be decided by the GST Council, but it's clear that this allocation will and must reflect the revenues to be raised at the center and the states. So the allocation of this 17% or between 17 and 18% will depend upon how much revenues will preserve revenue neutrality for the center and how much revenue will preserve revenue neutrality for the states. A set of recommendations will now go to the GST Council, and we have a meeting with the GST Council coming up. It will be discussed within the GST Council, and then important policy decisions will have to be made on some of these parameters. और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे नेल्सन मंडेला को उनकी पुण्यतिथि पर। आज तरकश में हमारे साथ हैं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। येचुरी साहब, संविधान संवाद के जरिए क्या निकला? हमारी चिंता जताने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि सरकार से कुछ ठोस रूप से कुछ आश्वासन पाए हैं। एक बार तो आश्वासन दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार कानून के बारे में प्रतिबद्ध है। क्या आप लोग कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि विपक्ष की धुरी आप लोग बन सकें? ताकत बेशक हमारी कमज़ोर हुई है वाजपेयी साहब के ज़माने से लेकर आज तक। देखिए, वज़न जो होता है किसी भी आर्गुमेंट में सिर्फ संख्या से नहीं होता, वो होता है आपकी जो तथ्य आप पेश कर रहे हैं। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। Tell your half better. क्या? कि just chill me ना। कहीं कोई ठंपा स्टैम्प कुछ नहीं लगता ना, कैसे बताऊं मैं एक्टर। और ये ऐसी डिग्री है जो समाज आपको देती है। बाबूजी। कोई गाना बहुत आप टीवी पे देखिए, ये पिक्चर तो मैं देखूंगा ही। ना 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 ना, जो दिखने वाला होता है वो अपने आप ही चुपचाप सुमड़ी में जाके लोग वो आंखों आंखों में बात हो जाती है। हम नहीं मारे तुम्हारी माँ को। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा। आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल सरकार मधेशियों की मांगे मानने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई में कल 3 बड़े दलों की बैठक में यह फैसला हुआ। इसमें सीपीएन यूएमएल, यूसीपीएन माओवादी और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में 3 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार हुआ। आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व और आबादी के हिसाब से संसद में सीटों के आवंटन के लिए संविधान संशोधन बिल आएगा। ये बिल पूर्व की नेपाली कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था। 3 महीने के अंदर संविधान में संशोधन की बात कही गई है। इसके अलावा प्रांतों की सीमा तय करने के लिए एक समिति बनेगी जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। मधेशी पार्टियां इन 3 मुख्य मांगों को लेकर महीनों से आंदोलन कर रही हैं। ये बैठक उप प्रधानमंत्री कमल थापा के दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद हुई है। इस बीच कल 3 बड़े दलों और मधेशी पार्टियों के बीच होने वाली वार्ता नहीं हो सकी। मधेशी पार्टियां बैठक के लिए नहीं पहुंची। वहीं मधेशी पार्टियों के बड़े नेता भारत दौरे पर आ रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष नेताओं से रविवार को मिलेंगे। इनमें 4 मधेशी पार्टियों के नेता शामिल होंगे।
ये पार्टियां नेपाल के तराई इलाकों में नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। 11 मुख्य मांगों को लेकर इनका आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा के भारत दौरे के बाद अब मधेशी नेता दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी को आतंकवादी वारदात मानकर जांच की जा रही है। जांच एजेंसी FBI का कहना है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी करने के सबूत मिले हैं। एक बंदूकधारी तस्फीन मलिक ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। FBI गोलीबारी वाली जगह से मिले मोबाइल फोन की जांच भी कर रही है। बुधवार को हुई गोलीबारी की वारदात दिसंबर 2012 के बाद अमेरिका में ये गोलीबारी की सबसे बड़ी घटना है। इसमें 14 लोगों की मौत हुई जबकि 21 लोग घायल हुए। पाकिस्तान मूल के एक दंपति ने इस घटना को अंजाम दिया था। अमेरिका ने इस बारे में पाकिस्तान से जानकारी मांगी है। We have uncovered evidence that has led us to learn of extensive planning. Obviously, we've uncovered evidence of explosive, multiple armaments. You know that. You know the ammunition that was out there, the high-powered weapons, the explosive devices. We are continuing to go down the path to ensure that we find all of the evidence that pertains to this matter. पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समझौते के लिए चर्चा जारी है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसके लिए आज पेरिस रवाना हो रहे हैं। सोमवार से वहां मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। इस बीच सम्मेलन के अध्यक्ष और फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने कहा कि मंत्री स्तरीय वार्ता का मसौदा अब तक तैयार नहीं हुआ है। वहीं 2 वैकल्पिक मसौदों पर भी काम चल रहा है। फेबियस ने कहा कि असहमति के मुद्दों के बारे में कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सभी पक्षों को कुछ न कुछ समझौता करना होगा। Ce stade, quelle conclusion peut-on tirer? La première, c'est que, comme on dit en français, je ne sais pas quelle sera la traduction en anglais, le compte n'y est pas encore. La deuxième conclusion, c'est que je souhaite vivement que l'esprit de compromis. और बात खेल की दुनिया की। वर्ल्ड लीग हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ब्रिटेन को हराने में कामयाब रही थी। हालांकि लीग मुकाबलों में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। भारत पूल बी में आखिरी पायदान पर था। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड को हराकर फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। वहीं बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने 5वीं सीड मलेशिया के टेक जी शू को शुक्रवार को एक तरफा अंदाज में 21-10, 21-5 से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की। दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने महज 24 मिनट में मलेशियाई खिलाड़ी की चुनौती को ध्वस्त कर दिया। लेकिन महिलाओं में टॉप सीड भारत की PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। हाल में मकाऊ ओपन का खिताब जीतने वाली सिंधु को चीन की ही बिंगियाओ ने 36 मिनट में 23-21, 21-13 से हरा दिया। श्रीकांत ने गुरुवार को एक ही दिन में दूसरे और तीसरे दौर के मुकाबले जीतकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। वहीं क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल आज होगा। टीम इंडिया दूसरी पारी के लिए बल्लेबाजी करने आज उतरेगी और मैच के दूसरे दिन ही कल टीम इंडिया ने पकड़ मजबूत बना ली। अजिंक्य रहाणे के शानदार शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए और इसके बाद भारतीय फिरकी के फेर में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 121 रन पर ही ढेर हो गई। स्पिनर रवींद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई। ऑफ स्पिनर अश्विन और तेज गेंदबाज उमेश यादव को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा भारत को पहली पारी में 213 रन की भारी भरकम बढ़त हासिल हुई, लेकिन उसने दक्षिण अफ्रीका से फॉलो ऑन नहीं कराया। 4 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मदीबा के नाम से मशहूर रहे नेल्सन मंडेला को दुनिया याद कर रही है।
रंगभेद के खिलाफ ताउम्र काम करने वाले नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ काम करते रहे। जोहान्सबर्ग में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चेन्नई समेत तमिलनाडु में धीरे धीरे जनजीवन सामान्य, परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल। सेना और एनडीआरएफ ने तेज किया बचाव का काम। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित, अरविंद केजरीवाल मंजूरी के लिए करेंगे प्रधानमंत्री से अपील, विपक्ष ने बताया कमजोर कानून। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 17 से 18% होगा जीएसटी स्टैंडर्ड रेट। राज्यों को 1% अतिरिक्त कर वसूलने की छूट का प्रावधान खत्म करने की सिफारिश। नेपाल के संविधान में 3 महीने के अंदर होगा संशोधन। काठमांडू में कल 3 बड़े दलों की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मिलेंगे बड़े मधेशी नेता। विश्व हॉकी लीग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में के श्रीकांत का इंडोनेशिया के खिलाड़ी से होगा सामना।